हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेटेड 24/7। एमसीसी का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और फाइनली अब आप रजिस्ट्रेशन यानी कि काउंसलिंग स्टार्ट करने वाले हैं ऑल इंडिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके एमसीसी की वेबसाइट की तो आप वहां पर जाएंगे, आपको यहां पर 3 बुलेटिन यहां देखने के लिए मिलेंगे। ये एआईक्यू एंड स्टेट शेड्यूल, यूजी एंड एआईक्यू काउंसलिंग शेड्यूल और यूजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन का पूरा ब्रोशर आपको यहाँ देखने मिलेगा। सबसे पहले मैं आपसे डेट के बारे में बात कर लेती हूँ बच्चों, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें एमसीसी के बारे में प्रॉपर देख रहे हैं तो यहाँ बच्चों आपका 4 अगस्त को चालू होने वाला है आपका। ठीक है, 4 अगस्त को आपका चालू होने वाला है, जो कि 5 अगस्त से लेके आपका 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन पेमेंट होगा। ठीक है, जो कि 6 बजे तक आपका ही होगा। उसके बाद बात करें लॉकिंग यानी कि चॉइस फिलिंग जो आप करते हैं, उसमें आपको 6 से लेके 13 तारीख तक का टाइम मिलेगा। ठीक है, और लॉकिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी 4 बजे। आपको टाइम भी देखना है प्रॉपर कि इस बजे से लेके इस दिन को यहाँ पर चॉइस लॉकिंग शुरू होने वाली है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए बन जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कब होगा भाई? 13 to 16 अगस्त होगा। रिजल्ट आपका 17 अगस्त को आ जाएगा। रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग यानी कि आपको जो रिपोर्ट करना है, ज्वाइन करना है, वो 18 to 22 अगस्त के बीच में कर लेना है। ठीक है, और वेरिफिकेशन आपको आपका जो किया जाएगा इंस्टीट्यूट का, वो 23 अगस्त को किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखें बच्चों, तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है कि पिछले बार बहुत ही ज्यादा डेट्स का गैप हमें देखने के लिए मिला था, है ना। बट यहाँ पर बहुत ही कम है, 8 दिन 8 दिन 4 दिन 1 दिन आपको ऐसे देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिलेड हैं ड्यू टू रीनीट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों राउंड 2 की, तो राउंड 2 में आपका चालू हो जाएगा 24 अगस्त को आपका चालू हो रहा है, जो कि आपका चलेगा 25 से लेके 29 तक आपका चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग आपका चालू हो जाएगा 25 से लेके 30 तारीख तक। प्रोसेसिंग आपकी होगी, अलॉटमेंट आपका होगा 31 से 1 तारीख तक। फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 सितंबर को। 3 से लेके 8 सितंबर को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों आपके थर्ड राउंड की, ठीक है, थर्ड राउंड आपका 10 सितंबर को चालू हो जाएगा। 11 से लेके 15 तारीख तक आपका पेमेंट होगा। उसके बाद लॉकिंग और चॉइस फिलिंग होगी आपकी 11 से लेके 16 सितंबर तक, और अलॉट किया जाएगा 16 to 17 सितंबर। रिजल्ट 18 को आ जाएगा, और रिपोर्टिंग करनी है आपको 19 to 26 के बीच में। ठीक है, तो लगभग आपको इसमें 8 दिन का देखने के लिए मिल रहा है, और बाकी 5 और 6 दिन का टाइमिंग है, जिसमें आपको टाइम टू टाइम सारे काम कर लेने हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उसी के बीच में बहुत सारी नोटिफिकेशंस आएंगी जो बच्चों के लिए काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि आपके पास एक गाइड होना जरूरी है। तो भाई इसी नंबर पे आप अभी कॉल लगा लो, हमारे काउंसलर्स वहां पर बैठे हैं। कोई भी डाउट है किसी की भी रिगार्डिंग आप अभी पूछ सकते हो, और कोई भी आप चाहते हैं कि भाई पूरे काउंसलिंग में हम आपकी मदद करें, हम आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, हम आपके साथ कॉल पर भी लगे, कॉल पे हम आपकी सारी बातें सुने, सारे आपके डाउट उसी टाइम पे क्लियर हो जाएं, तो आपके लिए एक बैच भी है जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिला। उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा कि आपका जो आ, ये है, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको देखिए 27 अगस्त सितंबर को शुरू हो जाएगा, 28 से लेकर 30 तारीख तक। चॉइस फिलिंग 28 से लेकर 30 तारीख तक। आपकी सीट अलॉट होगी 1 से 2 तक। रिजल्ट आ जाएगा 3 तारीख तक, और 4 से लेकर 10 आपकी रिपोर्टिंग रहेगी। तो ये आपकी सारी टाइमिंग है किसकी? एमसीसी रजिस्ट्रेशन की। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, क्योंकि वो स्टेट की काउंसलिंग में भी लगे हुए होते हैं। तो टाइम कैसे मैनेज करना है, दोनों चीजें कैसे मैनेज करनी है, ऐसे मैनेज करनी है कि आपकी एमसीसी और आपका स्टेट काउंसलिंग जिगजैग मोशन में चलता है। यानी कि पहले एमसीसी का चालू होगा राउंड 1, फिर उसके बाद आपका स्टेट का राउंड 1 चालू होगा, फिर एमसीसी का राउंड 2 चालू होगा, फिर स्टेट का राउंड 2 चालू होगा। ऐसे आपके चलेंगे, और आपको गिवन टाइम पर चीजें करनी है, तो आपका सॉर्ट हो जाएगा सारी की सारी काउंसलिंग। कि बच्चे पूछ रहे होते हैं कि मैम इसमें हमें कॉलेज मिल गया है, और
स्टेट में भी हमें कॉलेज मिल गया है, तो कैसे करना है, क्या चीज़ छोड़नी है, कब आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी, कब आप राउंड 3 ऑफ एमसीसी काउंसलिंग से डिबार ना हो, बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि भाई जो आप देख रहे हैं यहाँ कि सबसे पहले अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा की, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि 4 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आपकी ऑल इंडिया डीम्ड का चालू हो जाएगा और स्टेट काउंसलिंग आपका उसी की जस्ट बाद चालू हो जाएगा, आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि आपकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अब ज्वाइनिंग भी जब हम करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, है ना, अब तो फिजिकली आपको नहीं जाना है, सब ऑनलाइन हो गया है, आपका ऑनलाइन ही आपका ज्वाइनिंग माना जाएगा। ठीक है, उसी का डेट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 22 अगस्त है। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग का क्या है, 28 अगस्त है। तो आपको ऐसे चलना है कि पहले एमसीसी का देखेंगे, फिर हम स्टेट का काम करेंगे। ठीक है, ऐसे आपको सारी डेट शीट यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जो कि आपको ध्यान से समझना है और याद में रखना है। ठीक है, अब मैं आती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रोशर में, जो कि पिछले साल से काफ़ी सिमिलर है, कुछ चीज़ों का डिफरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। वो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पर लाइन वाइज चीज़ें बता देती हूँ ताकि कोई डाउट लास्ट में ना रह जाए, है ना। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं, ये आपके सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं कि भाई पहले नीट यूजी काउंसलिंग क्या है। एमसीसी आपकी नीट यूजी काउंसलिंग कराता है फॉर आपका 15% ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जितने भी पूरे इंडिया में रहते हैं आपके पूरे स्टेट में, एंड 85 आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू करनी पड़ती है। ठीक है, अब एमसीसी के अंडर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, एम्स सारी आती हैं, एम्स की सारी सीट्स वहाँ पर आती हैं, एम्स में एनआरआई भी होता है। ठीक है, फिर ईएसआईसी आता है उसके अंडर में, फिर आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं आपके। ठीक है, आपकी आईपी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, फिर उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूरी 100% सीट्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 100% सीट्स। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में क्या होता है कि आपकी एमसीसी जो होती है वो सारे के सारे रजिस्टर्ड नाम अपने पास रख लेती है, फिर उसको एएफएमसी में दे देती है, एएफएमसी आपकी सारी की सारी काउंसलिंग करवाता है, वही आपको सीट अलॉट करेगा। बेसिकली सिर्फ एमसीसी आपका नाम देगा बस एएफएमसी को। ठीक है, उसके बाद क्या देखने मिल रहा है, जिपमर दोनों पुडुचेरी कराईकल यहीं से होता है। बीएससी नर्सिंग, ठीक है, आईपी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस क्या चीज़ें हैं, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट आपका जो आंसर है वो उसमें छिपा हुआ है। ढंग से पढ़ना, सब समझ में आएगा। और अगर आप रियल लाइफ आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको पता है दिए गए नंबर पे कॉल करना है। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मा दिए गए हैं। अब देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम ये वाला सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, किस फॉर्मेट पे बनवाना है। तो बच्चों यहाँ पर सारे फॉर्मेट आपको दिए गए हैं, उसी फॉर्मेट में आपको वो चीज़ें रेडी करनी है। ठीक है, चाहे वो आपकी क्या हो, SC ST का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका OBC NCL का हो। ठीक है, उसके बाद चाहे आपका OBC NCL का हो, EWS का हो। ठीक है, फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BHU का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, एम्स का, सबका एनेक्चर आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है। अब एक एक करके हम चीज़ें रीड कर लेते हैं कि क्या चीज़ें बोली जा रही हैं एमसीसी काउंसलिंग के ब्रोशर में। ये सारे आपके एब्रीविएशन हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन दिया गया है, बता चुकी हूँ एमसीसी काउंसलिंग क्या करवाती है, कैसे करवाती है, और बेसिकली उसका काम है 15% सीट्स को देना गवर्नमेंट के। ठीक है, और आपके बाकी जो 100% सीट्स हैं उनको भी प्रोवाइड करवाना जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स में पाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वैसी समझाई गई हैं, है ना। ओके, कैंडिडेट्स हु हैव अंडरटेकन स्टडी ऑफ द रिक्विजिट फिजिक्स केमिस्ट्री। ओके, तो अब हम काम की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उससे हमें थोड़ा सा क्लियर कट समझ में आएगा।
ठीक है, चेंजेस इन अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग, अपग्रेडेशन, विड्रॉल, रेजिग्नेशन ऑफ अलॉटेड सीट। अब जैसे अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई हैं वो एमसीसी काउंसलिंग की बताई गई हैं। तो अब ये चीज़ें कैसी करनी है, यानी कि चैप्टर 2 में जो हमें बताया गया है कि भाई चेंजेस क्या क्या हुए हैं अलॉटमेंट में, रिपोर्टिंग में, आपके अपग्रेडेशन में और आपके रेजिग्नेशन विड्रॉल में। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एज पर द काउंसलिंग स्कीम, यहाँ पर आपको all the steps of counseling, reporting, upgradation and resignation required all the candidates to physically report at the allotted institute and complete the admission, upgradation, resignation formalities on the portal provide to institute by MCC। ठीक है, तो ये आपको MCC में ही करना है। ठीक है, यानी कि MCC पोर्टल में ही करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में और कंप्लीट करनी है अपनी सारी की सारी जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद However, this year to ease the process of candidate, आपको काउंसलिंग इलाज स्कीम टू मेक काउंसलिंग कन्वीनियंट, डिपेंडिंग ऑन विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन कैंडिडेट्स विल बी डिवाइडेड टू 2 कैटेगरी। जो अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस दे रहे हैं उनके लिए 2 कैटेगरी यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे पहले फ्रीज कैंडिडेट्स, यानी कि नो अपग्रेडेशन कैंडिडेट्स हु आर सेटिस्फाइड, जो कि अपने सीट से सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, और नहीं अपग्रेड करना चाहते राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में, विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी, यानी कि कैंडिडेट वो ज्वाइन ही करना चाहते हैं अपना इंस्टीट्यूट। ठीक है, विल हैव टू विजिट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फिजिकली फॉर ज्वाइनिंग। अब जब आपने फ्रीज ही कर लिया है, जब आपने अपना कॉलेज डिसाइड ही कर लिया कि भाई इसी कॉलेज में जाना है, तो फिर तो आप फिजिकली वहां पर जाओगे ही ज्वाइनिंग करने। अब लिखा हुआ है फ्लोट कैंडिडेट विलिंग टू अपग्रेड, जो अपग्रेड करना चाहते हैं यानी कि फ्लोट कर रहे हैं, अभी वो कहीं पर भी डिसाइड नहीं किया हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीट बट विश टू अपग्रेड इन नेक्स्ट राउंड, राउंड 1 और राउंड 2 और राउंड 2 राउंड 3 will fall under this category, they will give willingness for the upgradation। वही बात है कि वो upgradation के लिए willingness देंगे। there is no need to visit the allotted institute physically। मैंने बताया था कि 2 चीज़ों के लिए जो पहले 3 मेजर चेंजेस देखने के लिए मिले हैं आपके एमसीसी में, कि भाई जब आप अपग्रेड कर रहे होगे तो फिजिकली जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ और आप वहीं पर अपग्रेड का विलिंगनेस दे दो, जो कि ज़्यादा सिंपल हो जाता है जब आप काउंसलिंग प्रोसेस में बिजी होते हो। ठीक है, आगे क्या है, द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग विल बी एज फॉलोज। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, फी पेमेंट करोगे। ठीक है, फिर अपनी चॉइस फिल करोगे, फिर आपको सीट अलॉट की जाएगी। सीट अलॉट नहीं की गई तो आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। सीट अलॉट कर दी गई तो या तो सीट ही ले लोगे वो वाली, फ्रीज कर लोगे, या फिर आप फ्लोट करते रह जाओगे, यानी कि आप अपग्रेड करोगे, विलिंग टू अपग्रेड। ठीक है, जो कि ऑनलाइन हो गया है आपका। उसके बाद सबमिशन, अपलोडिंग ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन हर राउंड में करवाना ही है अगर आपको सीट मिल जाती है तो। ठीक है, उसके बाद दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विद इन गिवन टाइम में ही करना है। ठीक है, उसके आगे पीछे कुछ भी काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है, फ्रीज वाले जो बच्चे हैं वो फिजिकली ज्वाइनिंग करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे। ठीक है, और एडमिशन का फ़ी डिपॉजिट करेंगे और अपना फाइनलाइज करेंगे अपना एडमिशन। और जो फ्लोट कर रहे होंगे उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बता चुकी हूँ। और आपकी ब्लर्ड कॉपीज़ नहीं होनी चाहिए, आपकी मिस प्रिंट नहीं होना चाहिए, इनकरेक्ट सर्टिफिकेट्स नहीं होने चाहिए, फेक सर्टिफिकेट्स नहीं होने चाहिए, डॉक्यूमेंट मिस नहीं किए होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद वही है कि सारी की सारी सर्टिफिकेट्स अपने करेक्ट रखना। ठीक है भाई, अगर तुम अपना एडमिशन कैंसिल नहीं चाहते हो ना, अभी से डॉक्यूमेंट्स करेक्ट रखना, चेक करवा लो जिनसे भी काउंसलिंग ले रहे हो, या फिर खुद कर रहे हो तो किसी जानने वाले से चेक करवा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही कैंसिल हुआ है डॉक्यूमेंट्स की वजह से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। After round 3 provisional allotment result declaration, mandatory reporting for all allotted candidates of round 3 and float candidates of round 1 and 2 who did not get upgradation। यानी कि भाई राउंड 3 के बाद तुमको जाना ही होगा,
तुमको मैंडेटरी है, जाना ही होगा तुमको उस इंस्टीट्यूट में, ठीक है, रिपोर्ट वहां पर जाके करना ही होगा। अब रेजिग्नेशन क्या है? रेजिग्नेशन तो ऑनलाइन हो गया है, आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अब जो बच्चे हैं फ्रीज कैंडिडेट वाले, जिन्होंने फिजिकली वहां पर इंस्टीट्यूट में चले गए हैं, उन्होंने वेरिफिकेशन करवा लिया है। अब कैंडिडेट कैन रिजाइन, एग्जिट द सीट एंड बिकम एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड, यानी कि वो सीट अब छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, और छोड़ सकते हैं फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2। नहीं छोड़ सकते, कहाँ नहीं छोड़ सकते? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है राउंड 3 में भाई नहीं छोड़ सकते, भाई डिबार कर दिए जाओगे, ठीक है। रिफंड विल बी प्रोसेस एज पर काउंसलिंग स्कीम वंस, मतलब कि जो रिफंड आपका आना होगा स्कीम यानी कि काउंसलिंग के कंप्लीट होने के बाद आपको अपना रिफंड वापस मिल जाएगा। मेक श्योर करना राउंड 3 में कभी जिंदगी में मत छोड़ना अपना कॉलेज, ठीक है। राउंड 1 राउंड 2 में अपनी सीट छोड़ सकते हैं, बट ये है राउंड 2 में आपकी फी जो है सिक्योरिटी फी वो आपकी चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद वंस अ सीट इज सरेंडर्ड रिजाइन द कैंडिडेट विल नो क्लेम ऑन दैट पर्टिकुलर सीट, एक बार रिजाइन कर दिए उस सीट पे वापस नहीं जा सकते। बहुत ही सीधी बात है। फ्लोट कैंडिडेट मतलब जो अपग्रेड वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है कि उनको कैंडिडेट्स इज प्रोफेशनल एडमिशन में सबमिट एन ऑनलाइन सीट सरेंडर रिक्वेस्ट, फिर उनको ना सीट रेजिग्नेशन की एक रिक्वेस्ट डालनी होगी ऑनलाइन ही। उसमें क्या करना है, कैंडिडेट को लॉगिन करना है, रेजिग्नेशन में क्लिक करना है, ठीक है, और रेजिग्नेशन ऑनलाइन ही सबमिट कर देना है, तो वो प्रोसेस कर दी जाएगी। कैंडिडेट कैन रिजाइन, एग्जिट द सीट एंड बिकम एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड एज पर द रेजिग्नेशन रूल फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2। नहीं कर सकता, राउंड 3 में बता चुकी हूँ। ओके, अब ये आपका प्रोसेस है और ये प्रोसेस हम आपको बताते आ रहे हैं बहुत टाइम से, एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, अच्छे से ध्यान से सुन लेना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है, ओके। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग किया, जल्दी सुन लो ध्यान से। सीट अलॉटमेंट बाय एमसीसी हुआ, कैंडिडेट ने फ्रीज और फ्लोट करने के बारे में सोचा, ठीक है। उसके बाद फ्रीज वाला बच्चा जो है, ध्यान से सुनना, फ्रीज वाला बच्चा जो है, जो कि अपग्रेड नहीं करना चाहता, वही सीट लेना चाहता है, तो वो अब क्या करेगा, ठीक है, वो अब क्या करेगा, वो सिंपली पार्टिसिपेट करेगा अपना स्टेट काउंसलिंग में, उसे स्टेट काउंसलिंग में सीट अलॉट हो जाएगी। वॉन्ट्स टू ज्वाइन स्टेट अलॉटेड सीट, तो वो स्टेट की ही सीट ले लेगा, ठीक है। विल हैव टू सरेंडर ऑल इंडिया कोटा सीट, जैसी आप स्टेट की सीट ले लेते हो ऑल इंडिया कोटा की सीट आपको छोड़ देनी है, सिंपल सी बात है, और रेजिग्नेशन वहां डाल देना है अपना। अब आते हैं इस वाले लाइन पे, क्या बोल रहा है कि जो नेसेसरी वन टाइम अपलोड ऑफ क्लियर सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑनलाइन आप सबमिट करोगे, रिपोर्ट करना होगा फिजिकली, ठीक है। कंटिन्यू टू स्टडी एट द एडमिटेड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने फ्रीज कर लिया है, वही मैंने बताया आपको कि ये फ्रीज वाले कैंडिडेट्स क्या क्या कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ, यानी कि उनको रिपोर्ट करना होगा और वो वहीं पर ही सेटल्ड हो गए हैं, वहीं पर ही उन्हें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फ्लोट कैंडिडेट्स पे आते हैं, इसमें लिखा है कि वो भी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर रहे हैं जो एमसीसी में, उसमें भी आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको सीट वहां पर मिल जाएगी। तो वॉन्ट्स टू ज्वाइन स्टेट सीट विल हैव टू सबमिट ऑनलाइन रेजिग्नेशन, वही चीज़ है कि अगर वो स्टेट की सीट लेना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटा की सीट के लिए ऑनलाइन रेजिग्नेशन आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। वो भी यही करेंगे कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देने हैं। कैन परफॉर्म ऑनलाइन ज्वाइनिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब कि वही चीज़ है, आपको वहाँ जाना होगा। कैन परफॉर्म ऑनलाइन ज्वाइनिंग से ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अभी आप फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद राउंड 3 की अगर मैं बात करूँ, रेजिग्नेशन चॉइस फिलिंग डन बाय कैंडिडेट किया, सीट अलॉट की गई, फ्रेश अलॉटमेंट ऑफ राउंड 3 को ज्वाइन करना है, विल हैव टू रिपोर्ट फिजिकली, ज्वाइन करना है जिसको सीट मिल गई, ठीक है, फ्रेश अलॉटमेंट था। सीट रिटेन्ड ऑफ राउंड 1 एंड राउंड 2, यानी कि नो अपग्रेडेशन, जहां पर अपग्रेड नहीं हुआ है उसको भी ज्वाइन करना है। फ्लोट वाला भी जो अपग्रेड करके आया है उसको भी यहाँ पर फिजिकली रिपोर्ट करना है। भाई राउंड 3 में तो कोई ऑप्शन ही नहीं बच जाता है, भाई आपको छोड़ना ही नहीं है सीट, ठीक है, ज्वाइन ही करना है, वही लिखा हुआ है। और
रिजिग्नेशन अलाउड नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद अपग्रेडेड कैंडिडेट्स का क्या है, वही चीज़ है। देखो बच्चों, एक ही चीज़ बार बार हमें बताई गई है, तो आप सभी जानते हैं कि अब आपको क्या करना है और क्या नहीं। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, फ्रीज एंड फ्लोट। क्या चीज़ कब करनी है? रेजिग्नेशन एंड अपग्रेडेशन आपका ऑनलाइन हो चुका है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ। और अगर आप फ्रीज ही कर लेते हो तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, राउंड 2 में रिज़ाइन करने से आपका, एमसीसी की बात कर रही हूँ, सिक्योरिटी फीस चली जाएगी। राउंड 3 में नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब एनआरआई कैंडिडेट्स का है, तो वो ध्यान से पढ़ लें कि भाई एनआरआई कैंडिडेट्स कब कब आप माने जाओगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ ले जाने हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी होंगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एनआरआई का यहाँ पर ख़त्म होता है, उसके बाद शुरू होता है पीडब्ल्यूबीडी का। पीडब्ल्यूबीडी का अभी कुछ ही टाइम पहले, 2 दिन पहले आपका आया था नेक्चर, तो मैंने वो चीज़ें समझा दी हैं आराम से। तो आप एक बार प्लीज़ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स पढ़ लेना अपना, कि आपको मेडिकल असिस्टेंट बोर्ड जाना है, कैसे बनवाना है, कब क्या करना है, सब उसमें दिया गया है। अब 15% ऑल इंडिया कोटा कौन कौन सा भाई, सब जानते हो, सब जानते हो। अभी तक जो भी नहीं जानता है सुन लो भाई। 15% ऑल इंडिया, सारे के सारे गवर्नमेंट सीट्स, 100% बीएचयू ओपन, एम्स पूरा ओपन, जिपमर पूरा ओपन, एएमयू ओपन, 15% का डीयू और आईपी यूनिवर्सिटी का ओपन, जामिया मिलिया डेंटिस्ट्री का ओपन, 15% एजिक का ओपन, ठीक है। सीट रिजर्वेशन क्या है इसमें जानते हो, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। SC 15%, ST 7.5%, OBC 27%, EWS 10%, PWD 5%, ठीक है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद वही चीज़ें इसमें बार बार बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑल इंडिया कोटा का सबसे एलिजिबिलिटी कुछ भी नहीं है भाई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यार आपको तो नीट क्वालिफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा भाई, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि आप ऑल इंडिया कोटा सारे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एनएमसी के नॉर्म्स के रिगार्डिंग होनी चाहिए आपकी सारी चीज़ें, ठीक है। कन्वर्जन हो जाता है भाई जब राउंड 3 में आपकी सीट्स ख़त्म, मतलब कि बच जाती हैं, खाली रह जाती हैं, तो आपका ये कन्वर्जन देखने मिलता है। ध्यान से देखिए, ST PWD ST, SC SC, अनरिजर्व्ड अनरिजर्व्ड, OBC OBC, यानी कि PWD वाले कैंडिडेट्स नॉर्मल में शिफ्ट हो जाते हैं। आई बात समझ में? डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आप सभी जानते हैं UGC रिकॉग्नाइज्ड होता है, यहाँ पर कोई भी स्टेट के रूल्स नहीं अप्लाई कर दिए जाते हैं, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आपका ऑल इंडिया से MCC के थ्रू आपका यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, बट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर आपको देखने मिलता है जैन माइनॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और NRI को जो सीट है वो लिखा हुआ है कि विल बी एलिजिबल फॉर अनरिजर्व कैटेगरी सीट्स एज वेल एज NRI सीट्स फॉर द पर्पस ऑफ नीट, यानी कि आपकी OCI कार होल्डर एलिजिबल हैं, विच प्रोवाइड टू देम अर्लियर टू द इम्पग्नेंट नोटिफिकेशन डेटेड, they will be treated as per with Indian citizens and will be eligible for UR। अच्छा, तो UR यानी कि OCI जो कार्ड होल्डर्स हैं वो UR पे देखे जाएंगे, अनरिजर्व्ड एज अनरिजर्व्ड देखे जाएंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी सिंपल सा है, कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। वही कन्वर्जन है आपका, नॉर्मल में चला जाएगा, सेल्फ फाइनेंस्ड मेरिट सीट्स में चला जाएगा, ठीक है। ऑल एम्स, सारे एम्स में आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। और एम्स में होता है, कन्वर्जन आपका सेम रहने वाला है। उसके बाद एजिक का होता है। एजिक में आपको बता देती हूँ कि काउंसलिंग ऑफ एजिक सीट्स कंडक्ट, देखो 15% ऑल इंडिया कोटा में जो एजिक होंगे उसमें मिलेगा, ठीक है। वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सनल कोटा सीट्स एज कंट्रीब्यूटर एजिक मेडिकल अक्रॉस वेरियस, यानी कि जो बच्चे हैं इंश्योर्ड पर्सन के, आपके पेरेंट्स अगर इंश्योर्ड पर्सन है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। 85% स्टेट कोटा सीट्स जो होती हैं एजिक बसेद्रापुर एंड एजिक रोहिणी अंडर IP यूनिवर्सिटी,
यानी कि ये दोनों एजिक में 85% सीट्स का भी एमसीसी ध्यान रखने वाली है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी सेम टू सेम है। ठीक है, अब भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजिक वाले थोड़ा डाउट में रहते हैं तो मैं बता देती हूँ। कैंडिडेट शुड हैव वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक डिस्टिंक्ट नंबर दिया जाता है, वो आपके पास होना चाहिए, लिस्ट में आपका नाम होना ही चाहिए और तभी आपको अलॉटमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और नीट तो आपको क्वालिफाई करना ही है, डोमिसाइल फ्री है, बस। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, वही चीज़ें हैं। इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है, जामिया मिलिया आता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, वही 15% 85% देखने के लिए मिलता है ना। यही चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो आपको सारी चीज़ें पहले से पता हैं और उसके बाद अगर देखने मिले तो वही 15% ही यहाँ पर देखने मिलता है, कन्वर्जन वही है। ठीक है, और आपको ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट देखने मिल रही है 15% और 85% आपका। ठीक है, उसके बाद आपका एमसीसी ही करती है, बट आपको आईपी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब उसके इंटरनल कोटा क्या कहता है कि भाई 11-12 जो है आपके जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूल से पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर मान्य हैं आप, इंटरनल आपको कोटा यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया डेंटिस्ट्री, यहाँ पर सीट मैट्रिक्स दिखा दी गई है भाई कि जनरल 20। ठीक है, फाइनल सीट मैट्रिक्स अभी अपडेटेड में आएगी तो वो देखेंगे। और वही है कि आपको रेगुलर स्टूडेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इंटरनल कोटा मिलेगा। सेंट्रल आईपी यूनिवर्सिटी का भी बता दिया है मैंने, कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं आपको पता है, बीएमएमसी, एसजीएच, एबीवीआईएमएस, आरएमएल और ईएसआईसी डेंटल। वही सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। मेन चीज़ ये है, दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब 85% सीट्स के लिए 11th एंड 12th आपका दिल्ली से कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 100% सीट्स वहाँ पर ऐसे ही आपको मिल जाएंगी और एनआरआई सीट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सारी सीट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, कन्वर्जन आपको वही देखने मिलेगा। एलिजिबिलिटी वही है, कन्वर्जन भी वही है। आर्म्ड फोर्स का मैं बता चुकी हूँ, आर्म्ड फोर्स में आपको दे दिए जाते हैं सारे बच्चों के नाम, वो कंडक्ट कराता है अपना पर्सनल काउंसलिंग। जिपमर में आपको देखने मिल रहा है 2 हैं यहाँ पर, पुडुचेरी और कराईकाल। ऑल इंडिया कोटा से, स्टेट कोटा से, सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ें होती हैं कि भाई एमसीसी का कोई रोल नहीं होता, वो आपके रजिस्टर्ड नंबर सारे स्टूडेंट्स दे देते हैं और जिपमर अपना काउंसलिंग खुद कराता है। कैंडिडेट्स एडवाइस टू, सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी आपकी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट देख के, तो ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। बीएससी नर्सिंग की बात कर ली गई है, बीएससी नर्सिंग का रिजर्वेशन पॉलिसी एक जैसा है और वही है, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने मिलेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है आपकी बीएससी नर्सिंग की, कि बीएचयू की बात यहाँ पर की गई है कि भाई 17 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और लिमिट शैल बी 25 ईयर्स एज ऑन, मतलब कि भाई 25 ईयर्स तक के ही बच्चे यहाँ पर ले सकते हैं। फीमेल मेल रेशियो आपका 80-20% रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, बस जाके अपना रजिस्टर कर लेना है, आपका शुरू ही होने वाला है। ये राउंड 1 राउंड 2 देखा है कि कैसे करते हैं, राउंड 2 कैसे करते हैं, तो जो चीज़ें ऊपर आपको एरोस में बताई गई थी वही आपको यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ क्या क्या है कि राउंड 1 में आपको लॉकिंग, वो क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो अपनी फ़ीस देनी है। फ़ीस क्या होगी वो मैं बता दूंगी, बहुत सिंपल सी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए है, 2 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ठीक है, सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखेंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे, फ्रीज कैंडिडेट्स, फ्लोट वाले ऑनलाइन अपग्रेड करेंगे, यही चीज़ें लिखी हुई हैं।
ठीक है। राउंड 2 आएगा, राउंड 2 में जो राउंड 1 के बच्चों को सीट नहीं मिली होगी उनको मिलेगी, जो अपग्रेड करके आए हैं उनको मिलेगी, ठीक है। और राउंड 2 में आप सीट छोड़ेंगे तो फॉरफिट हो जाएगी आपकी सिक्योरिटी मनी। फ्रेश चॉइसेस, हमेशा आपको अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, हर बार अलग करनी है, सेम टू सेम नहीं छापनी है, ठीक है। फिर आपका रिजल्ट आएगा राउंड 2 का, ठीक है। फिर आपको फ्रीज और फ्लोट में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी सारी इफ अपग्रेडेड राउंड 2 द एलिजिबल विल गेट ऑटोमेटिकली रिलीव्ड। अब वही है कि राउंड 2 में सीट मिल गई तो राउंड 1 से आप रिलीव हो जाओगे, ऑटोमेटिकली रिलीव हो जाओगे। कोई भी 2 सीट आपको साथ में नहीं रखनी है, होल्ड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट राउंड 2 बट डू नॉट जॉइन द अलॉटेड विल गेट, वही बताया मैंने, सिक्योरिटी मनी आपकी चली जाएगी। तो बच्चों ये रहा आपका सारा का सारा ब्रोशर, ठीक है। कैंडिडेट हु जिसको राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्टर्ड करा है और सीट नहीं मिली है तो वो रजिस्टर करना पड़ेगा उसको अगेन, ठीक है। मतलब कि नहीं करना पड़ेगा, सॉरी, जिसको राउंड 1 और राउंड 2 में सीट नहीं मिली है ना, उसको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई अभी तक तो हमारी कोई गलती ही नहीं रही है ना, तो हमें क्यों रजिस्टर करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जिन्होंने रिजाइंड कर लिया है, राउंड 2 में रिपोर्ट नहीं करे हैं, तो उनको फ्रेश फिल चॉइस करना पड़ेगा और सारी पेमेंट फिर से करनी पड़ेगी। मतलब कि जिन्होंने राउंड 2 में छोड़ दिया था ना कॉलेज, उनको फिर से फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई सिक्योरिटी मनी तो अब चली गई है। दोबारा जब तुम आगे प्रोसीड करोगे तो भाई उसके लिए पैसे तो चाहिए ना, तो आप फिर से पूरी फीस अपनी पे करने वाले हैं। राउंड 1 राउंड 2 हु डिड नॉट अपग्रेडेड विल हैव टू फिजिकली रिपोर्ट। जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में अपग्रेड नहीं किया है उन्हों को फिजिकली, अब वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। फाइनली स्टे राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना ही होता है। डेटा शेयर किया जाता है आपका स्टेट वालों के साथ, है ना, और देखा जाता है कि कहीं उसने ऑल इंडिया कोटा में या फिर स्टेट में कहीं सीट तो नहीं पकड़ी रखी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें देखती है और उन बच्चों को एलिमिनेट करती है। तो चलो आपका लगभग ये ब्रोशर कंप्लीट हो गया है। फीस आपकी क्या लगने वाली है वो मैं जल्दी से बता देती हूँ। डीम्ड के लिए 5,000 एंड 2 लाख रुपीज़ रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी आपकी जो नॉर्मल है वो 1,000 रुपीज़, अनरिजर्व के EWS के लिए 500 SC ST OBC के लिए, रिफंडेबल आपकी 10,000 अनरिजर्व के लिए, ठीक है, और 5,000 आपकी रिजर्व्ड के लिए। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको अच्छे से रीड करने हैं। रिफंड पॉलिसी आपको अच्छे से चेक कर लेनी है और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने हैं एक बार। ये ब्रोशर बहुत ही अच्छा ब्रोशर आपको मिल गया है, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आपको सारी चीज़ें ध्यान से समझ में आएंगी कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है और कैसे हमें आगे प्रोसीड करना है। सारे के सारे एनेक्चर आपको नीचे दिए गए हैं, कॉलेजेस की सारी लिस्ट दी गई हुई है, ध्यान से देखो, एनेक्चर में जाओ, फॉर्मेट में देखो और अपना सर्टिफिकेट जो भी आपका रह रहा है वो आप इसी फॉर्मेट में बनवाइए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, नंबर पे कॉल करो। और मैं बैच के बारे में बता देना चाहती हूँ, जो भी बच्चे अभी भी रह रहे हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं हमसे गाइडेंस लेना, तो आप नीचे बैच लिंक में क्लिक कर सकते हैं वीडियो के, या फिर अड्डा 24/7 में जाएंगे और नीट UG एंड PG एंट्रेंस एग्ज़ाम और फिर उसके बाद नीट UG काउंसलिंग। यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या देखने मिलेगी? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखने मिलेगी भाई कि यहाँ पर कॉलिंग वाला सिस्टम आ चुका है। अब अभी तक चैट वाला था और यहाँ कुछ नहीं करना है, ये कूपन हटा के मोर ऑफर्स में जाके सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में आपको MTG लिखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ MTG लिख देना है और यहाँ अप्लाई कर देना है, तो आपको 6,701 में मिल जाएगा। और प्रो जो काउंसलिंग है, जो इससे पहले वाला बैच है चैट वाला, उसमें आपको 5,300 में मिल जाएगा। तो अगर आप कॉल चाहते हो, 30 मिनट्स का टॉक टाइम है, यानी कि आप 30 मिनट्स बात कर सकते हो यार, सारे के सारे डाउट उसी टाइम पे क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान से ब्रोशर पढ़ना, ब्रोशर जो आपके टेलीग्राम है उसके
अड्डा नीट काउंसलिंग में डाल चुके हैं, तो ध्यान से पढ़ लो और बैच में इनरोल हो जाओ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। कोड है MTG, ताकि आपको 53% डिस्काउंट देखने मिले और हमसे गाइडेंस पा सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।